अब जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो है फॉरेननेस, है ना। हमारी बॉडी के अलावा बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल जो हो वो आपका इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट कर सकता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द होस्ट सेल, तो फॉरेननेस ज़रूरी है ना। सेल्फ अगर होगा तो वो इम्यून सिस्टम उससे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो पहचानता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है। लेकिन फिर से मैं बताऊंगी आपको कि अगर हमारी बॉडी के अगेंस्ट किसी भी तरह का जो रिएक्शन है ना, नहीं हो रहा है तो दैट में बी नोन एज टॉलरेंस। लेकिन अगर हो रहा है, कहीं किसी किसी केसेस में ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, दैट विल बी नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। ओके, सो हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रहा है उस कंडीशन में। सो ये इसको अलग चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो इम्यूनोजेनिसिटी की रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है फॉरेननेस, यानी हमारी बॉडी के अलावा कोई दूसरा बाहर का मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू द होस्ट सेल। ओके, सेकेंड है साइज। अब साइज भी बहुत मायने रखती है इम्यूनोजेनिसिटी को इम्प्रूव करने में। यानी कि अगर जो एक आइडियल मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 1,00,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, चाहे वो प्रोटीन हो, पॉलीसेकेराइड हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए 1,000 डाल्टन से कम है, ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन या एस्पायरिन, तो ये नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन और एस्पायरिन ये सब क्या है, ड्रग्स के फॉर्म में हम लेते हैं। सो दीज आर नॉन इम्यूनोजेनिक, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। अब लगभग 1,000 to 6,000 के अराउंड अगर मॉलिक्यूलर वेट है किसी पर्टिकुलर एंटीजन का, सो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन या ACTH यानी कि एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। सो दीज मे और मे नॉट बी इम्यूनोजेनिक, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा मतलब 6,000 के अराउंड तो कई बार हो भी सकते हैं। ओके, अब अगर 6,000 डाल्टन से ज़्यादा है, लाइक एल्ब्यूमिन या फिर टिटनस टॉक्सिन, तो ये जनरली इम्यूनोजेनिक होंगे, ठीक है। यानी 6,000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जनरली इम्यूनोजेनिक होते हैं। सो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो अगर 1,00,000 से ज़्यादा 1,00,000 डाल्टन से ज़्यादा का मॉलिक्यूलर वेट है या साइज है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, दैट आर द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेन। ये आपको याद रखना होगा कि more than 1,00,000 Dalton will be the ideal or most active immunogen, while relatively small substances have a decreasing immunogenicity। तो molecular weight अगर कम है तो उसकी immunogenicity कम होगी। नेक्स्ट है, अब 2 पॉइंट हो गया, फॉरेननेस हो गया, साइज हो गया, देन उसके बाद केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स मतलब केमिकल मॉलिक्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी डिटरमाइन करती है। तो फ्यू हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स आर नॉन इम्यूनोजेनिक ड्यू टू इनसफिशिएंट केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है, तो वो कैसा होगा, नॉन इम्यूनोजेनिक होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से उसका डोज मतलब क्वांटिटी कितनी ली जा रही है उस इम्यूनोजेनिक की या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, और प्लस किस तरीके से उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो डोज हो गया, टू एडमिनिस्टर एन इम्यून रिस्पॉन्स, जिस तरह से हम ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसी तरह से इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्सेस को भी लेना पड़ता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करे। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सबक्यूटेनियस हो गया या फिर इंट्रावीनस हो गया या फिर इंट्रागैस्ट्रिक हो गया। तो ये तरीके हैं अलग अलग, मतलब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस का मतलब हो गया जस्ट स्किन में लेना, ठीक है। उसके बाद उससे कम कैपेबिलिटी होती है इंट्रावेनस में, ठीक है, वेन्स के थ्रू, एंड उसके बाद उससे भी कम हो गया आपका इंट्रागैस्ट्रिक।
इसके अलावा एक और वर्ड आता है एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब होता है टू हेल्प, है ना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दैट इनहेंस एन इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन विल बी नोन एज एडजुवेंट। इसका एग्जाम्पल है एलम। एलम यानी कि एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। सो दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर ह्यूमन वैक्सीन। एलम को यूज किया जाता है ह्यूमन वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और एडजुवेंट्स भी हैं, लाइक फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट। तो ये फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट जो होगा वो एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है, ऑयल के फॉर्म में होता है और इमल्सिफिकेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट। तो कंप्लीट एडजुवेंट जो होता है इसमें क्या होता है, हीट किलिंग माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, तो उसको हीट के द्वारा इन माइक्रोबैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है, लेकिन अब उनके सरफेस पे जो भी चीज़ें, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सो ये एक तरह से एडजुवेंट का काम करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। किसी पर्टिकुलर एंटीजन की इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम या उसको सपोर्ट करना, दैट विल बी नोन एज एडजुवेंट। सो अब है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इम्यूनोजेन। तो इसमें हमने आपको फॉरेननेस के बारे में बता ही दिया है, साइज के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया है, देन केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी में प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, देन उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अलावा टर्सरी स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे के सारे, और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो सीक्वेंस डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। हमने शुरू में भी आपको 2 क्लासिफिकेशन उसका एंटीजन का बताया था, है ना। तो कन्फर्मेशनल डिटर्मिनेंट और सीक्वेंस डिटर्मिनेंट्स में आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी लीनियर फॉर्म में, यानी कि चेन के फॉर्म में लाइन से एमिनो एसिड्स लगे हुए होंगे अलग अलग तरह के, ठीक। और कॉन्फर्मेशनल डिटर्मिनेंट्स में आपको जो अलग अलग शेप्स बताए थे वो शेप्स होंगे, है ना। तो प्रोटीन का शेप आप लोगों को पता ही है, अलग अलग तरह का शेप होता है ना। तो उस तरह से एपिटोप का स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फिजिकल फॉर्म, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो फिजिकल फॉर्म होता है, यानी कि अगर पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, पार्टिकुलेट भी हो सकता है और सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के फॉर्म में जो होगा, पार्टिकुलेट जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्युबल के। इसके अलावा डीनेचर्ड कंडीशन, जो लीनियर सीक्वेंस आपको बताया उससे बेटर होता है डीनेचर्ड फॉर्म, ठीक है। सो लीनियर फॉर्म से ज़्यादा जो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी हमने बताया, या फिर आपका ये जो सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो होता है, दैट विल बी मोर एफिशिएंट। इसके अलावा डिग्रेडेबिलिटी, तो जो एंटीजन प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो आपको शुरू में ही हमने बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो एंटीजन की प्रोसेसिंग करती हैं, ठीक है। सो इस तरह से डिग्रेड करना हुआ, किसी पर्टिकुलर एंटीजन को डिग्रेड करने का काम विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो ये भी आपका इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं दैट में इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक अगर हम जेनेटिक्स पे आए कि स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, और या फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मतलब एक जैसी स्पीसीज जो हैं, ठीक है। तो स्पीसीज के फॉर्म में भी हो सकता है, और अलग अलग जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि आपका मैमल्स में भी कई वैरायटी होती है, ह्यूमंस अलग हो गए, रैट अलग हो गया, है ना, रैबिट अलग हो गया, तो इस तरह से। तो रिस्पॉन्डर्स वर्सेस नॉन रिस्पॉन्डर्स, ये डिपेंड करता है कि कौन किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और इसके अलावा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में ही एज भी हो जाता है कि एज क्या है किसी पर्टिकुलर होस्ट की, ठीक है। और उस पर्टिकुलर होस्ट में जिस तरह का भी हम इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एज क्या है, तो ये भी मायने रखती है।
इसके अलावा आपका केमिकल नेचर ऑफ द इम्यूनोजेंस, केमिकल नेचर में क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्रोटीन हो सकता है और या फिर इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। तो ये भी हमने आपको प्रोटीन्स का बता ही दिया, इतनी देर से चल ही रहा है। पॉलीसेकेराइड्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर द केमिकल नेचर ऑफ द इम्यूनोजेंस। एंड लिपिड्स के फॉर्म में अगर है तो सम ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स कैन बी इम्यूनोजेनिक फॉर टी सेल्स एंड दे में एलिसिट अ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो टी सेल का मतलब जहाँ टी सेल आया आप समझ जाइए कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर एंटीबॉडी है तो दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड हुआ। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, पहले नंबर पे टी डिपेंडेंट एंटीजन। टी डिपेंडेंट एंटीजन में आपका जो सबसे पहले नंबर पे ये पॉलीसेकेराइड होगा। सॉरी, प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन एंड इसके अलावा रेजिस्टेंस टू डीग्रेडेशन। ये सारी चीज़ें मैंने अभी इसके पहले आपको बता दी है। जस्ट आपको ये समझना है कि एंटीजेंस में टी इंडिपेंडेंट भी होते हैं और टी डिपेंडेंट भी होते हैं। सो इसका टी इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल है न्यूमोकॉकल पॉलीसेकेराइड एंड लिपोपॉलीसेकेराइड। इसके अलावा कुछ फ्लैजेला जो होते हैं वो भी टी इंडिपेंडेंट होते हैं। देन दूसरी वैरायटी है एंटीजन की टी डिपेंडेंट। तो टी डिपेंडेंट में आपके प्रोटीन्स, यूजुअली जो टी डिपेंडेंट होते हैं उनका जो केमिकल नेचर होता है दैट इज दे आर प्रोटीनेसियस, और इसके अलावा दे आर स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। सो हमने इसमें आपको स्ट्रक्चर बेस्ड में आपको वो दोनों चीज़ें बता ही दी है कि लीनियर फॉर्म और प्लस आपका जो उनका कन्फर्मेशनल डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग शेप्स थे। सो एग्जाम्पल में आपका माइक्रोबियल प्रोटीन्स हो सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है नॉन सेल्फ और ऑल्टर्ड सेल्फ प्रोटीन्स। मतलब अपनी बॉडी के भी प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि नॉन सेल्फ उनको क्रिएट करना पड़ता है, कि वो सेल्फ तो है लेकिन उसको उस तरह का बनाया जाता है कि नॉन सेल्फ हो जाए। तो किसी तरह की चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती है या ऑल्टरेशन उनमें किया जाता है जिससे कि वो नॉन सेल्फ की तरह से बिहेव करने लगे। ठीक है। सो दीज आर द टी डिपेंडेंट एंटीजेंस। एंड इसके अलावा अब एक और लास्ट में रह जाता है दैट इज सुपर एंटीजेंस। तो सारी चीज़ें हमने बता दी, लेकिन कुछ सुपर एंटीजेंस भी होते हैं। सो सुपर एंटीजेंस आर अ क्लास ऑफ एंटीजेंस दैट रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले कुछ सुपर एंटीजेंस होते हैं जिनको हम कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनको हम सुपर एंटीजेंस कहते हैं। तो आप पहले नंबर पे देखिए क्या है, कन्वेंशनल एंटीजन कैसा होगा कि आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उसमें एक सिंगल जिसको कि हम बोलेंगे मोनोक्लोनल या फिर ओलिगोक्लोनल टी सेल रिस्पॉन्स यहाँ पर क्रिएट होगा। तो एक सिंगल आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है। सो इसका रेशियो क्या होगा, 1:10⁴ से लेकर के 1:10⁵ के अराउंड होगा। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। सेकेंड नंबर पे अब आप देखिए कि सुपर एंटीजेंस कैसे होंगे। ये तो कन्वेंशनल आपको बताया जो कि मोनोक्लोनल होगा। ठीक है, लेकिन सुपर एंटीजेंस जो होते हैं आप देखिए कि एक ग्रुप है मॉलिक्यूल जो है उनमें देखिए आप 1 2 3 4 5 5 जो है पॉलीक्लोनल टी सेल रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है इस ग्रुप में। ठीक है। सो पॉलीक्लोनल टी सेल रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर एंटीजेंस बोलते हैं, और इनकी कैपेबिलिटी जो है 1:4 से लेकर के 1:10 की है। सो सुपर एंटीजेंस के एग्जाम्पल्स स्टेफिलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक टॉक्सिन हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकल एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन हो सकते हैं, और या फिर स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स हो सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर, दैट इज़ एंटीजन। ये आपका यूनिट सेकेंड का एक पार्ट था, एंटीजन। सो अभी नेक्स्ट आपका जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।